सूरजपुर जिले के प्रशासनिक केंद्र माने जाने वाले जिला पंचायत सीओ कार्यालय की हालत इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। विशेष रूप से कार्यालय परिसर में बने शौचालयों की बदहाली लोगों को हैरान कर रही है। जहां एक ओर सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसी मिशन से जुड़े कार्यालय में गंदगी पसरी पड़ी है। कार्यालय परिसर में स्थित शौचालयों में न तो नियमित सफाई हो रही है और न ही उचित जल व्यवस्था है। शौचालयों से उठती दुर्गंध, जमी हुई गंदगी और टूटी फूटी टंकियों ने वहां आना जाना मुश्किल कर दिया है। कर्मचारियों से लेकर आम आगंतुक तक सभी इस अव्यवस्था से परेशान हैं। स्थानीय कर्मचारियों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थिति ये है कि जिस कार्यालय से स्वच्छता अभियान को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था, वहां खुद स्वच्छता का अभाव देखने को मिल रहा है। कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास की प्रशासकीय स्वीकृति के तहत नियुक्त सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र में अधिकारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इससे प्रभावित कर्मचारियों ने सोमवार को पाली विकासखंड के ग्राम रचकम्मा में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और अपनी समस्याएं रखी। पीड़ित अधिकारियों का कहना है कि सेवा समाप्ति से न केवल उनकी आजीविका पर संकट गहराया है, बल्कि इससे पशु चिकित्सा से जुड़ी आवश्यक सेवाएं जैसे टीकाकरण, बधियाकरण, उपचार, कृत्रिम गर्भधान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रश्मि देवांगन है और मैं सहायक पशु क्षेत्र चिकित्सा अधिकारी हूँ। यहाँ बनबांधा में पोस्टिंग था मेरा। हम लोग का क्या है ना कि हम लोग कोरबा में डीएमएफ संविदा के तहत कार्य कर रहे थे पशु विभाग में। तो हम लोग 26 लोग थे। तो हम लोग का साल भर मतलब था, पर वो हम लोग को आश्वासन मिला गया था कि हम लोग को और वृद्धि करा दिया जाएगा। फिर बाद में हम लोग को 1 महीना पहले हम लोग को पता चला कि हम लोग का ना सेवा वृद्धि रोक दिया गया है, मतलब आगे हम लोग का नहीं बढ़ाया गया है। और यही चीज़ ना अदर जिला में डीएमएफ संविदा के तहत ना पशु विभाग में अदर और कार्य अभी भी चल रहा है निरंतर रूप से। तो हम लोग का ये मांग है ना कि हम लोग का भी यहाँ कोरबा डिस्ट्रिक्ट में डीएमएफ संविदा के तहत पशु चिकित्सा में आगे हम लोग को रोजगार मिले, क्योंकि जब तक मतलब कि रेगुलर पोस्ट नहीं आ रहा है ना, तब तक वो हम लोग को रखे एटलीस्ट। सेवा समाप्ति का क्या कारण बताया गया? कोई कारण नहीं बताया कोई गया। कारण नहीं, हमारे बस लेटर में समाप्ति ही लिखा है, कोई कारण नहीं बताया। समाप्त किया जा रहा है। मैं संजना गुप्ता, मेरा पदस्थ नोनबीरा में है, पाली ब्लॉक। और रही बात फंड की, जो हमारा जिससे हमारा चल रहा था, उसका अभी मुख्यमंत्री ने बोल के गया है कि यहाँ तो पैसे की कमी ही नहीं है खनिज न्यास में। वो सब जगह खनिज न्यास का तो खर्चा यही कोरबा जिला ही उठा रहा है। तो हमारे से ही क्या दिक्कत है? तो हमारी भी सेवा वृद्धि की जाए, यही मांग है हमारी मुख्यमंत्री जी से। समाप्ति के बाद क्या क्या दिक्कतें होने वाली है? बेरोजगारी है, हमारा आर्थिक स्थिति खराब होगा। ऐसा तो कोई हमारे पास अभी चारा नहीं है कि हम कहीं और तुरंत लग जाएं। हमारे पास कोई नौकरी का ऑप्शन ही नहीं है अभी कि तुरंत हमको मिल जा रहा है कि हम चले जाएं वहाँ पर। कितने महीने में सेवा समाप्ति की जाएगी? इसी महीने 31/5 को हमारी सेवा समाप्ति है। कितने महीने आप लोगों ने कार्य किया? हम लोग ने 1 साल 2 महीने काम किया है। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सीपत गुड़ी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रेलर आपस में भिड़कर जलकर खाक हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान दोनों ट्रेलरों के चालक और हेल्पर समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं। सीपत थाना क्षेत्र में सीपत गुड़ी रोड में 2 ट्रेलर आपस में लापरवाही पूर्वक, क्योंकि इनके द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी, तो दोनों ट्रेलर की आपस में टक्कर हो गई, जिससे कि भीषण आग लगी थी। और पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो तत्काल मौके पर टीआई सीपत और अपनी टीम के साथ पहुंच गए थे और इन लोगों ने वहां पर फायर ब्रिगेड की हेल्प से आग को कंट्रोल किया। और बाकी इसकी वैधानिक कार्यवाही के लिए जांच चल रही है और इसमें जैसा भी होगा वैधानिक कार्यवाही करते हुए इसमें एफआईआर की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य स्तरीय संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री उमेश पटेल और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि संविधान बचाओ कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्र संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है और आरक्षण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसे देखते हुए संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। बिलासपुर में हमारे राज्य स्तरीय संविधान बचाओ सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी उसमें स्वयं उपस्थित होंगे और हमारे सारे नेतागण उस दिन वहाँ उपस्थित होंगे। उसी की
तैयारी के चलते ये आज बैठक रखी गई है और आप लोगों को कुछ इसमें पूछना है तो आप देख लीजिए। देखिए, संविधान बचाओ जो है, जिस तरह से पूरे देश में जो हमारी संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनको जिस तरह से हाईजैक किया जा रहा है, जिस तरह से उनको अपने मुताबिक काम किया जा रहा है और जिस तरह से आरक्षण के विरुद्ध कार्रवाई होती जा रही है, इसको देखते हुए हम लोगों ने एक संविधान बचाओ सम्मेलन किया है जो पूरे देश में चल रहा है और छत्तीसगढ़ में यहाँ बिलासपुर में हो रहा है। जी, एक मंचीय कार्यक्रम रहेगा और इसमें हमारे सभी नेतागण उपस्थित रहेंगे। देखिए, ये अभी हमारा सम्मेलन होगा छत्तीसगढ़ में, फिर इसको हम लोग अलग अलग स्तर पे भी ले जाएंगे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ताकि इस पे लोगों को हमारे जो विचार है वो लोगों तक पहुंच सके। देखिए, जिस तरह से आरबीआई ने नोटबंदी की, आरबीआई गवर्नर का कोई बयान नहीं आता है, किनका बयान आता है? प्रधानमंत्री जी का। ईडी, आईटी किस तरह से कार्रवाई कर रही है, कई शिकायत हमारे तरफ से गए, उनके ऊपर कभी कार्रवाई हुई नहीं है, एक तरफा कार्रवाई होती है। इस तरह के संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान के तहत एक बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में मीडिया से बातचीत में बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश में जिला, विधानसभा और घर घर जाकर संविधान बचाओ यात्रा चलाई जाएगी। एआईसीसी का निर्देश है कि पूरे प्रदेश में और बाकी अन्य राज्यों में भी लगातार प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और डोर टू डोर संविधान बचाओ यात्रा करना है। इसीलिए हमारा चयन था पहले दुर्ग, लेकिन पहलगांव की आतंकी घटना के बाद उसको स्थगित कर आने वाला समय 8 तारीख को बिलासपुर में आयोजित है, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। उसके लिए जोरों से तैयारियां चल रही है और इसके बाद समय अनुसार हम लोग सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तर का संविधान बचाओ रैली का भी निर्देशित कर दिया है और हो सके उसके लिए भी जल्द ही हम लोग प्रभारी बनाएंगे जिला स्तर के लिए, ताकि हमारे प्रभारी जाए और इस रैली यात्रा को मॉनिटरिंग करे और बेहतर से बेहतर इस संविधान बचाओ रैली यात्रा हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए पूरे शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है, तैयारियां कर रही है। बहुत ऐतिहासिक रहेगा और अच्छा रहेगा बिलासपुर में 8 तारीख का रैली। इसके लिए हम लोगों ने उमेश पटेल जी को जवाबदारी दे दिया है संयोजक के रूप में, वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं और लगातार पीसीसी भी मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे मलकीत सिंह गैदू जी भी देख रहे हैं और समय से पहले मैं भी स्वयं जाके बिलासपुर की तैयारियां देखूंगा। देखिए, जातिगत जनगणना पूरे देश के लिए बड़ा विषय है और खासकर कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ा विषय है। वो इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस का मुद्दा था, ये कांग्रेस का उठाया हुआ विषय था और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे कि देश को जातिगत जनगणना की आवश्यकता है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हक मिलना चाहिए, ताकि गरीबों को, आदिवासी, पिछड़े और एससी इसको लाभ मिल सके और इसलिए लगातार इस बात को उठाते रहे। इसीलिए सरकार चाहे कितना भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को गालियां देती रही, लेकिन अंततः राहुल गांधी जी की बात को मानना पड़ा, कांग्रेस की बात को मानना पड़ा और घुटने टेकने पड़ा और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। ये कांग्रेस की बड़ी जीत है। इसलिए जब जहाँ जहाँ भी संविधान बचाओ रैली आयोजित होगी प्रदेश स्तर में, जिला स्तर में, तो जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस उस बात को उठाएगी, कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाएगी, ताकि ये कांग्रेस की लगातार उठाई हुई मांग है और कांग्रेस की बड़ी जीत है। इसलिए ये संविधान बचाओ रैली में हमारी जातिगत जनगणना भी इंक्लूड रहेगा। अभी तो कमेटी बना दी है, कमेटी अब तो कल लगभग दिन भर बैठ के सभी पार्षद और बड़े नेताओं से डिस्कशन किए, चर्चा की है। अब उनका रिपोर्ट आने दीजिए।
दुर्ग रेलवे स्टेशन के सामने लगातार बन रही ट्रैफिक जाम की स्थिति अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। इस गंभीर समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और स्टेशन पहुंच मार्ग पर हो रही अव्यवस्था के लिए ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिले का जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है उसमें जैसे कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी वर्षों से सब वो बढ़ी हुई है। दुर्ग जिले के रेलवे स्टेशन के सामने की जो सड़क है उसमें आवागमन इतना बढ़ गया है और वो सड़क जो है वो इतनी सकरी है कि आए दिन वहाँ पर परेशानियाँ होती रहती हैं। जो यात्री जो आते हैं वहाँ से या जो शहर के लोग आवागमन करते हैं वो सड़क जाम की स्थिति हर समय बनी रहती है। वो सड़क लगभग 40 फुट की होनी चाहिए, वो लगभग 25 फीट और 20 फीट के आसपास की बची है। तो आज हम लोग यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह जी को यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि वो सड़क के चौड़ीकरण के लिए रेलवे विभाग की भी जो ज़मीन है और जो नगर पालिका निगम की जो ज़मीन है उसका मुआयना ठीक से करें और पब्लिक के लिए उस सड़क को चौड़ीकरण करें जिससे आवागमन सुगम हो सके, वहाँ विवाद की स्थिति ना रहे। तमाम वहाँ होटल वगैरह भी रहते हैं, वहाँ पे लोग मदिरा सेवन भी करके बैठे रहते हैं। आने जाने वाली महिलाएं, उनके बच्चे जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को भी बहुत दिक्कत जाती है कि समय पे वो गाड़ी पकड़ पाएँ कि ना पकड़ पाएँ। इसी विषय को लेकर, सड़क के चौड़ीकरण के विषय को लेकर रेलवे स्टेशन, दुर्ग रेलवे स्टेशन को आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुशासन तिहार के अंतर्गत कोरबा के रचकम्मा गांव में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि रिश्वत लेने की शिकायत आई तो संबंधित कलेक्टर को कर देंगे निलंबित। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश में होगा मॉक ड्रिल। मरवाही वन मंडल में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला आया है सामने। खुद एसडीओ ने की है 18 लाख के संदिग्ध भुगतान की शिकायत। एक रेंजर और एक संलग्न अधिकारी की भूमिका पर उठाए सवाल। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा जिले के पाली विकासखंड के ग्राम रचकम्मा पहुंचे, जहां उन्होंने सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में भाग लिया। उन्होंने सीधे संवाद करते हुए समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने जल संकट का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सरकार के समय नल जल योजना में भ्रष्टाचार होने की बात कही। हॉर्नबिल टीवी के संवाददाता विकास तिवारी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी की आशंका पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आवास योजना प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी जिले में आवास के लिए रिश्वत लेने की शिकायत सामने आती है तो सीधे वहां के कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है और ये सुशासन तिहार 3 चरणों में है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में जनता की जो समस्या है उसको कलेक्ट करने का काम हमारे अधिकारी किए हैं और 11 अप्रैल से कल तक उसका समाधान का प्रयास किए हैं और कुल 35 जिलों में 40 लाख से ऊपर आवेदन आए हुए हैं। उसमें से अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है और अब तीसरे चरण में आज से ये पूरा मई भर ये समाधान शिविर लगेगा और आज हम ये पहला समाधान शिविर में यहाँ पर आए हैं मदनपुर के कोरबा जिले में। और इससे हम लोग को एक तो सरकार जनता के बीच में जा रही है और जो हम लोग 1.5 साल में जो योजना लागू किए हैं प्रदेश में, वो योजना कहाँ तक जनता तक पहुँचवा रही है उसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम लोग सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शी सरकार की बात करते हैं, इस सुशासन त्यौहार से उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। ये बहुत ही कल्याणकारी योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है।
जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद वो चाहते हैं कि सबका पक्का का घर हो, सबके घर में बिजली हो, सबका जनधन का खाता हो, और इस क्षेत्र में काम हुआ है। और उसी तरह से वो चाहते थे कि सबके घर में पाइप द्वारा, नल द्वारा पानी पहुँचे। लेकिन पिछला 5 साल जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसने पूरा इस योजना का, जल जीवन मिशन का पूरा बंटाधार कर दिया और अपने लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए इस तरह से काम हुआ। जहां पानी पहले खोजना था, वहाँ पानी खोजा नहीं गया, पहले टंकी बना दिया गया, पाइप बिछा दिया गया, और आज वहाँ पानी है नहीं। और हम लोग सरकार में आए हैं तो इसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सर पीएम आवास को लेकर काफ़ी सब शिकायतें आई, सर इसको कैसे? पीएम आवास की मांग को लेकर आवेदन आया है। शिकायत की तो कहीं बात हुई नहीं है, और हम मुख्यमंत्री बनने के बाद कलेक्टरों की मीटिंग में सख्त हिदायत दिए हैं कि अगर प्रधानमंत्री आवास में 1 रुपये भी कहीं लेने की बात होगी, शिकायत आएगी, तो हम सीधे कलेक्टर को सस्पेंड करेंगे। और आज तक हमारा सौभाग्य है कि 1 भी रुपये कहीं पर प्रधानमंत्री आवास में लेने की शिकायत आज तक मिली नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि समय और परिस्थितियों का कोई अनुमान नहीं होता, इसलिए मॉक ड्रिल जैसी तैयारियां नियमित रूप से होती रहनी जरूरी हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 13 मई को अंबिकापुर दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास का वितरण करेंगे। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के रुख को लेकर विजय शर्मा ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी, राजीव और मनमोहन सिंह की सरकारों ने कभी जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही है। अनेक निर्देश आए हैं, उसमें से एक निर्देश मॉक ड्रिल का भी है। होना चाहिए, समय समय से अभ्यास हो जाना चाहिए। समय परिस्थितियों को कोई समझता नहीं है, जानता नहीं है, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये तो नियमित रूप से हो जाना चाहिए। वो विभागों की कंप्लीट एक तैयारी होती है, उनको अपनी सारी चीजों की समीक्षा करनी है। 13 तारीख को आएंगे, अंबिकापुर में उनका कार्यक्रम है। 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास फिर देकर जाएंगे, और जब ये 3 लाख से अधिक आवास देंगे तो 2011 की सर्वे सूची पूर्ण होगी, आवास प्लस की सूची पूर्ण हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में पुराने जितनी सूची थी प्रतीक्षारत, वो सब पूर्ण हो जाएगी। 18 लाख से आगे हम निकल जाएंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता से इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास बड़े से बड़े राज्य में नहीं बना जितना भी छत्तीसगढ़ में बना। मैं अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई जो 17 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे देश की, जाति जनगणना कभी नहीं कराई उन्होंने। 15 साल इंदिरा गांधी रही, उन्होंने नहीं कराई। 10 साल मनमोहन सिंह रहे, वो नहीं कराया। 5 साल राजीव गांधी रहे, वो नहीं कराया। अनेक और प्रधानमंत्री हुए, वो भी नहीं कराया। कभी इन्होंने कराया नहीं, कभी कराया तो उसको जारी नहीं किया। अभी वो श्रेय लेना चाहते। उन सारी बातों से मसला कोई अर्थ नहीं है। समाज को ये लगा कि इसकी आवश्यकता है तो वो कराया जा रहा है, और केंद्र की सरकार के द्वारा कराया जा रहा है तो बड़ी शुद्धता शुचिता के साथ कराया जा रहा है। अभी देखना ये होगा, अभी ये देखना होगा कि जो हिंदू नहीं है ये कहता है, क्या वो अपनी जाति बताता है? मसला ये होगा। मैं कहूंगा मैं हिंदू हूं तो मैं जाति बताऊंगा, क्योंकि जाति तो सिर्फ हिंदुओं में है। सबने कहा ना जाति सिर्फ हिंदुओं में है, ऐसा कहा, आप भी जानते हैं, और कहीं तो नहीं है। तो हिंदू जो होगा वो उसकी जाति पूछी जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में मॉक ड्रिल कराए जाने के आदेश पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के बाद केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के हर निर्देश के अनुरूप राज्य में आवश्यक तैयारियां कर रही है। साव ने बताया कि राज्य में सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारत सरकार ने कठोर और कड़े निर्णय लिए हैं, और इसलिए सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर आवश्यक तैयारियां भारत सरकार की ओर से की जा रही है, और इस मामले में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश की सरकार जो भी निर्देश देगी उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में हम आवश्यक तैयारियां और आवश्यक काम करेंगे। लगातार हमारे पास जांच की सारी व्यवस्थाएं हैं, लगातार जांच जारी है। जहां कहीं पर भी इस पर तरह की सूचनाएं मिलेगी, समाचार आएगा, उसके निदान की भी
व्यवस्था सरकार ने की है और पूरी तैयारियां हैं बरसात से पूर्व भी कि किसी तरह की ये बीमारी ना आए। इसको लेकर भी हमारा विभाग सतर्क है, सरकार सतर्क है और उसकी तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी है। नगर सुराज संगम चल रहा है। कल नगर निगम के महापौर, सभापति, MIC के मेंबर, नगर निगम के आयुक्त, नगर निगम के इंजीनियर्स, इन सब का एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, संपन्न हुई, बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। दिन भर वो कार्यशाला चली। आज प्रदेश भर के सभी नगर पालिका और नगर पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में आज दिन भर की कार्यशाला होगी। आने वाले समय में नगरों को किस प्रकार से विकास की दिशा में आगे बढ़ाएं, हमारे शहर कैसे स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसको लेकर चर्चा होगी, बातचीत होगा और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में हमारे नगरीय निकायों को मिलेगा। मरवाही वन मंडल में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 18 लाख रुपए से अधिक की राशि के संदिग्ध भुगतान की शिकायत की गई है। इस पूरे मामले की शिकायत स्वयं मरवाही वन मंडल के SDO मोहर सिंह मरकाम ने की है। उन्होंने मरवाही रेंजर रमेश खैरवार और संलग्न अधिकारी अविनाश एमानुअल की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायत के बाद मरवाही DFO ने तत्काल मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच का जिम्मा पेंड्रा SDO राम कुमार सिदार को सौंपा गया है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 20% जल संरक्षण संरचनाओं के रखरखाव कार्य के लिए 18,27,214 रुपए की राशि जारी की गई थी। इस राशि के भुगतान से पहले दस्तावेजों के सत्यापन का निर्देश SDO मरकाम को मिला था। जब उन्होंने दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि दस्तावेजों में बिल फर्जी, नकली फोटो और नकली सील तथा हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है। आरोप है कि मरवाही रेंजर और संलग्न अधिकारी के साथ साथ कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और SDO कार्यालय के नाम पर नकली सील और हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया गया। SDO मोहर सिंह मरकाम ने स्पष्ट किया कि जिन दस्तावेजों में उनका नाम और हस्ताक्षर दर्शाया गया है वे पूरी तरह से फर्जी हैं और उन्होंने कभी उन वाउचर्स पर साइन किए ही नहीं। इसमें हमने जांच समिति बिठा दी है और जांचकर्ता अधिकारी इसमें उपवन मंडलाधिकारी गौरेला है और जो भी कार्रवाई या जो भी जिसका भी जो संबंधित अधिकारी के खिलाफ जो भी जांच रहेगी वो सामने आएगी। हाँ, इसमें मरकाम जी ने शिकायत किया है DFO सर को, तो उस संदर्भ में मुझे पत्र प्राप्त हुआ है उसकी जांच करने के लिए। अभी जांच जो है प्रक्रियाधीन है ना, और उसमें हमने संबंधित जो भी हैं उसको अभी हमने उसको पेशी दिया हुआ है, उनका बयान लेना भी शेष है। तो बयान लेने के उपरांत निष्कर्ष तो बहुत समय लगेगा, है ना। तो जांच अभी प्रक्रियाधीन है। किसने दोषी बनाया सर, क्या मामला? नहीं, दोषी अभी नहीं है। अभी उन्होंने सिर्फ कंप्लेंट किया है कि वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, वो मरकाम साहब। उसको स्पष्ट उन्होंने नहीं लिखा है कि यह है, तो वो संभावना उन्होंने व्यक्त किया है। तो उसकी जाँच प्रक्रियाधीन है। अभी हमने एक पेशी रखा था, उसमें आया नहीं संबंधित कर्मचारी किसी कारणवश। किन किन लोगों का नाम आ सकता है? और उसमें नाम उन्होंने किसी का नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जो है ये लिखा है कि संलग्न अधिकारी का नाम उन्होंने उसमें उल्लेख किया है ना, कि उनके द्वारा ऐसा किया गया है। जांच है, मैं उनको भी बुलाऊंगा, किसी में उनका भी बयान लूंगा। बालोद जिला युवा कांग्रेस ने आज जिला परिवहन विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान परिवहन अधिकारियों को 5 बिंदुओं पर आधारित मांग पत्र सौंपते हुए त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में सबसे पहले स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। युवा कांग्रेस ने कहा कि जिले में चल रही कई स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर का उपयोग नहीं हो रहा है, जिससे स्कूली बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ है। है कि जो निजी स्कूल जितनी संचालित है उसमें जो स्कूल बस है उसमें स्पीड गवर्नर का उपयोग नहीं होता। हाँ, वो बहुत स्पीड से चल रही है, क्योंकि स्पीड गवर्नर होता तो वो गाड़ी 50 से ऊपर चल ही नहीं पाती। ऐसी कई स्कूल है, अभी आप देखे होंगे नेपानी में हादसा हुआ, छात्र की मृत्यु भी हो सकती है। और दूसरा अहम मुद्दा है मैडम कि जितनी भी अनफिटेड बस है जो चल रही है सड़क में, प्राइवेट दौड़ रही है, उसके ऊपर भी कार्रवाई आप कीजिए। और जितने भी हाईवा हैं जो रेती भर के जा रहे ओवरलोडिंग, उसके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। तो ये हमारी 5 मांगे हैं कि हम आपको सौंपने आए हैं, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए।